With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरनीत कौर कलसी है और MPPSC 2019 में मेरी 6th रैंक आई है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और 2018 से एंड ऑफ 2018 से मैंने MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मैंने इंजीनियरिंग की है और 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। आज हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, जो उसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में काफ़ी फ्रूटफुल हो सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे प्री से कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर हम एक वाइड वे में बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। यदि आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपको मेंस में काम नहीं आएगा। वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप प्री में कंप्लीट कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली मेंस में भी हेल्पफुल रहेंगे। और जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप यही सोच के स्टार्ट कीजिए कि जो चीज़ मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो मुझे डेफिनेटली मेंस में भी यूज़ होनी है। मैंने बहुत ये सारी चीज़ें नोटिस की है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो इस वे में स्टार्ट करते हैं कि वो जस्ट प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्री सेंट्रिक होके स्टार्ट कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो प्री के लिए तो प्री पास आउट कर भी जाते हैं, उनका कट ऑफ क्लियर हो भी जाता है, बट मेंस के दौरान ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए जब आप अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको ये बात अपने दिमाग में स्पष्ट रखनी है कि आप मेंस, आपको आगे जाके प्री क्लियर करने के बाद मेंस भी डेफिनेटली लिखना ही है। और सेम यही चीज़ इंटरव्यू के साथ है। यदि आपका मेंस क्लियर हो जाता है और आप प्लान्ड ही नहीं है कि आपको इंटरव्यू भी आगे फेस करना है तो ये एक डिफ़िकल्टी हो सकती है आपके लिए। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप उस दिन से ही स्टार्ट कर दीजिए जिस वक्त से आपने ये सोचा है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपको एक ऑफिसर बनना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी प्रिपरेशंस भी जबलपुर में ही रहकर की है और मैंने सेल्फ स्टडीज़ की थी। आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में एक ये चर्चा का विषय रहता है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़े, कौन सी कोचिंग से अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट करे। जितना उनको ये सोचने में ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टाइप से सिलेबस को कवर करना है, उससे कहीं ज़्यादा समय वो अपना ये डिसाइड करने में स्पेंड कर देते हैं कि उन्हें कौन सी कोचिंग, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। आपको बस डिसाइड करना है कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है। यदि आप अपने मन में, अपने दिमाग में क्लियर हैं कि हाँ यू हैव टू डू दिस, तो इंस्टीट्यूट, कोचिंग ये सब कोई बैरियर नहीं होगा, क्योंकि जो आज का दौर है वो इंटरनेट का एरा है। आपको सारी चीज़ें नेट में अवेलेबल हैं। यूट्यूब के बहुत सारे आपके पास चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी एक स्टैंडर्ड साइट्स हैं जहाँ से आपको नोट्स मिल सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ रनिंग बिहाइंड इंस्टीट्यूट्स एंड कोचिंग्स, आप ये फोकस कीजिए कि आपको अपने नोट्स, अपने आप को बेहतर बनाना है। जो मटेरियल आप खुद से कलेक्ट कर सकते हैं वही सेम मटेरियल आपको कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। तो ये बैरियर बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग से पढ़ना है या होम टाउन में रह के पढ़ना है। बिगेस्ट हर्डल इन MPPSC या कोई भी एग्ज़ाम आप बोल सकते हैं। हर्डल अगर आप देखें तो आपका जो एक हर्डल है वो आप खुद ही हैं। आपको जिस चीज़ को ओवरकम करना है वो आपके फियर्स हैं,
आपको अपनी जो एक प्रिपरेशन है उसमें लॉयल रहना है। आपको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपकी प्रिपरेशंस के दौरान रोक नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस आप अपने माइंड में श्योर हैं कि हाँ यू हैव टू डू दिस। एक टाइम टेबल आपको मेंटेन करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। आपका हर्डल ये हो सकता है कि जो आपका सिलेबस है आप उसके बाहर जाके पढ़ने लग रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन ऐसे कर रहे हैं कि आपको पीएचडी करनी है उस चीज़ पर, नहीं, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना सिलेबस में मेंशन है। आपको सारे डायमेंशंस कवर करने हैं उस चीज़ के डेफिनेटली, जो भी आपको सिलेबस में दिया है, बट आउट ऑफ द सिलेबस जाके आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो तीनों स्टेप्स हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, मेरे लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ा एक हर्डल या मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था प्रीलिम्स को क्लियर करना, क्योंकि मेंस में आपको वही सब पढ़ना है जो सिलेबस में दिया है। आपको प्रॉपर यूनिट वाइज पढ़ना है, यूनिट के अंदर सब हेडिंग्स कवर करनी है, बट जो प्री का एग्ज़ाम है वो बहुत वाइड सेक्शन को कवर करता है। आप एमपी पढ़ सकते हैं, आप इंडियन जो भी अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, वो पढ़ सकते हैं, बट आपको प्रीलिम्स में जो अप्रोच अपनाना है वो ये है कि आप प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी एक दिन में नहीं की जा सकती है। इट टेक्स 3, 4, 5 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन योर कंसिस्टेंसी। जैसा कि मैंने जो चीज़ें अपनाई थी उनमें से रोज़गार निर्माण न्यूज़पेपर आता है, आप वो वीकली न्यूज़पेपर है, आप डेफिनेटली उसको पढ़िए, क्योंकि हम देखते हैं कि डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप डेली न्यूज़पेपर की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट आए हैं। बहुत सारी स्कीम्स वगैरह रोज़ रोज़ नहीं आपको देखने मिलेंगी, मगर आप वीकली जो रोज़गार निर्माण है वो पढ़िए। उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट्स में, उसको आप लगाइए, उसको आप प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा मैंने महावीर की बुक है, तो महावीर की बुक में आपको एमपी के जितने भी डायमेंशंस हैं वो कवर हो जाएंगे। एमपी हिस्ट्री हो गई, एमपी ज्योग्राफी, एमपी पॉलिटी, एमपी इकोनॉमी, ट्राइब्स। जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें ट्राइब्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्राइब्स के कस्टम्स, फेस्टिवल्स, उनके डांस, उनके फोक सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें आपकी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एंड में ये चीज़ें कवर करेंगे, तो एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्राइब्स हैं। तो आप अगर एंड में ये चीज़ें कवर करेंगे तो आप एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब में, और जो वहाँ जैसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी हर ट्राइब में अलग अलग होती हैं, तो वो आपकी सब मिक्सअप हो जाएंगी। तो महावीर की बुक, और YouTube में प्रमोद राणा सर का एक चैनल है, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा था। मैंने प्रमोद राणा सर जी के चैनल से अपने ट्राइब्स का कवर किया था। करंट अफेयर्स आप रोज़गार निर्माण से आपके कवर हो सकते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट आपका है, वो सारी चीज़ें आप इस तरीके से पढ़िए कि ये आगे जाके आपको मेंस में भी यूज़ होगी। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो आगे जाके डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा विन IAS एक YouTube चैनल है, उसमें अगर आपको स्पोर्ट्स कवर करना है तो मैंने वहाँ से स्पोर्ट्स की डिटेल वीडियोस बाय अजुल बंसल सर, उनके द्वारा ये पूरी वीडियोस कवर की गई हैं। बायो की पूरी वीडियोस हैं, साइंस की वीडियोस हैं, जो इम्पॉर्टेंट साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपको मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें 10 इंस्टीट्यूट्स, आई गेस 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो इंस्टीट्यूट्स ऐड किए गए हैं मेंस के पेपर में। वो आपको यहाँ प्री में भी डेफिनेटली यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि अभी हमने पास्ट कुछ प्री के एग्ज़ाम्स देखे, इसमें इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर पूछे गए हैं। तो आप ये अगर पहले से ही प्री में भी पढ़ेंगे तो ये आपको मेंस में डेफिनेटली यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा जब आप बायो पढ़ते हैं प्री सेंट्रिक होके, तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि वो डिटेल में बायो आपको आगे मेंस में आने ही वाला है। तो आप प्री में ही अगर वो चीज़ें कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको मेंस में वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा कंप्यूटर्स है आपको, तो पेपर 3 में यूनिट 4 आपको कंप्यूटर्स भी ऐड हुआ है जो न्यू सिलेबस है। तो आप अगर प्री के दौरान कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने डेफिनेटली नोट्स बनाइए, क्योंकि वो नोट्स आपको मेंस में बहुत यूज़फुल होंगे।
और 10th यूनिट है जो कि कमीशंस है, तो उसमें 10 कमीशंस हैं, तो 10 से ज़्यादा है क्योंकि स्टेट कमीशंस भी जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है तो आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है, तो वो ज़्यादा कमीशंस हैं, तो आप एक साथ उनको मत पढ़िए, डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, रोज़ एक कमीशन पढ़िए। और पॉलिटी में या आपको मेंस में आगे जाके यूज़ होगी पेपर 2 में, तो कमीशंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। आप डेली एक कमीशन कंप्लीट कीजिए। और बाद में यही होता है कि अगर आप कमीशंस लास्ट में पढ़ते हैं तो जो उनके टेन्योर हैं, उनका ड्यूरेशन है, उनकी अपॉइंटमेंट है, कुछ कमीशंस हम ऐसी देखते हैं जिनको गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और कुछ कमीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है अपॉइंट। तो ये चीज़ें वो देखने में आपको बहुत इजी लगती हैं, मगर जब आप एक साथ ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी पहले से कवर करके रखिए क्योंकि ये मेंस में भी आपको यूज़फुल होनी ही है आगे जाके। बाकी पेपर प्रीलिम्स का ही यूनिट 4 आई गेस, पॉलिटी ऑफ एमपी, आप यूट्यूब में प्रमोद राणा जी की पॉलिटी की 5 आवर्स की एक सेशन उन्होंने लिया था। उस वक्त आई गेस वो अनअकैडमी के साइट से क्लासेस लेते थे, तो आप वो वीडियो देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। बाकी जो महावीर पब्लिकेशन एमपी जीके की है वो आप ज़रूर लीजिए, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इस साल या पास्ट कुछ साल से महावीर पब्लिकेशन द्वारा एक मानचित्र की भी बुक को पब्लिश किया गया है जिसमें मैप्स वगैरह उन्होंने डाले हैं। मैप के माध्यम से अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हैं या मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि किले की बात कर ले हम, बहुत सारे फोर्ट्स अपने एमपी में हैं, बहुत सारे टेम्पल्स एमपी में हैं, बहुत सारे फेयर्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो यदि आप चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मैप्स के माध्यम से ही पढ़ने का प्रयास कीजिए, वो आपको बहुत यूज़फुल रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। प्रीलिम्स में हम यूनिट 9 में देखते हैं आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। उससे भी हम देख रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में डेफिनेटली डाले जाते हैं। तो आईसीटी भी आप बहुत अच्छी से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत डेप्थ में जाके आपको प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। हो सके तो आईसीटी को इस अप्रोच से पढ़िए कि जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे इस बार जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ई प्रोक्योरमेंट साइट ऑफ एमपी, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत करंट में भी रहती हैं, हाइलाइट्स रहती हैं, तो जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में आप अवेयर रहिए। बस मैं प्रीलिम्स के लिए आपको यही कहना चाहूँगी कि प्रीलिम्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है क्योंकि यहाँ पे जो आप compete कर रहे हैं बहुत वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट से compete कर रहे हैं। उनका आगे जाके डिसाइडेड नहीं रहता है कि उन्हें मेंस देना है कि नहीं देना है क्योंकि MCQ फॉर्मेट है, वेदर दे आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस और नॉट, वो प्रीलिम्स ज़रूर देंगे। और अब तो हम ये देख रहे हैं कि कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है, तो प्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको क्वालिफाई करवाएगा मेंस के लिए, तो उसको डेफिनेटली आप लंबे समय से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 2-3 महीने में आपका सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ मेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं संस्कारधानी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी प्रिपरेशन यहीं पे हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट्स द्वारा बहुत अच्छा मटेरियल दिया जाता है, तो ये एक भ्रम है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप मार्केट जाइए, आपको वाइड रेंज ऑफ बुकलेट्स मिलेंगे। जो चीज़ें आप सर्च नेट में करते हैं, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक साइट में अगर कोई और फैक्ट दिया है तो दूसरी साइट में वो फैक्ट चेंज हो जाता है। ईयर्स की भी बहुत प्रॉब्लम्स जाती है, फैक्ट्स बहुत डिफरेंट फैक्ट्स आपको हर जगह इनकाउंटर होंगे। तो इसके लिए जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, जब आप मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये फैक्ट ही ऑथेंटिक सोर्स है, ये फैक्ट ही ऑथेंटिक है, तो आप उसको डेफिनेटली कॉपी डाउन कीजिए। मार्केट में जो कुछ बुक अवेलेबल हैं, जो मैंने, वैसे तो मेरे मोस्ट ऑफ द नोट्स हैंड रिटन नोट्स ही थे, सेल्फ प्रिपरेशन ही की थी मैंने, बट कुछ बुक्स ऐसी थी जो मैंने प्रेफर की थी, जैसे कि निर्माण IAS का बुकलेट है। यदि आप स्टार्ट ही कर रहे हैं
तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। बट मैं फिर वही बात कहना चाहूँगी कि आप किसी भी एक बुक के ऊपर रिलाय मत कीजिए। बहुत सारे फिगर्स ऐसे हैं जो आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकते हैं, तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। निर्माण आईएएस का बुकलेट है, उसमें आपको मेंस के हर पेपर का, हर यूनिट की डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल उसको चेकआउट कीजिए। और महावीर की बुक, जैसा कि मैंने कहा था, जो आप प्री में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, एमपी ज्योग्राफी, एमपी इकोनॉमी, एमपी पॉलिटी, एमपी पर्सनालिटीज़, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, तो वो आपको डेफिनेटली मेंस में भी यूज़फुल रहेंगी। तो आप महावीर की बुक को बिल्कुल रेफ़र कीजिए। एक चीज़ मैंने देखी है कि मीडियम का बहुत बैरियर रहता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ। डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है वो आपको बहुत लिमिटेड अवेलेबल होता है, मगर फिर वही बात आ जाती है कि आप इंटरनेट के एरा में हैं, आपको तो हर चीज़ नेट में अवेलेबल है। आप नेट में बस आपको गो थ्रू करना है। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहां आपको डिटेल में टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। तो आप नेट की हेल्प लीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाइए। और मीडियम का बैरियर डेफिनेटली रहता है। लास्ट के 2 पेपर हिंदी के पेपर होते हैं, हिंदी ऐसे, और एक हिंदी जो पूरी आपको पूरी ग्रामर एंड ऑल। तो वो आप क्या कीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपका तो ये रूल होना चाहिए कि आप हिंदी डेली पढ़िए। हिंदी ऐसे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो डेफिनेटली आपको हिंदी लिखने में भी प्रॉब्लम जाएगी, आपकी मात्राओं में आपको डिफ़िकल्टी जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में ही हुई है। एक लंबा समय हो चुका है कि आपने हिंदी लिखी ही नहीं है। तो हिंदी की प्रैक्टिस तो डेली मस्ट है। ऐसे के लिए अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है निबंधमाला, वो मैंने रेफ़र की थी। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ऐसे की प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी पड़ेगी। मैंने अपना एक टाइम टेबल सेट किया था जिसमें मॉर्निंग का टाइम जो हुआ करता था वो डेफिनेटली मैं रोज़ 1 या 2 ऐसे रीड किया करती थी। और हर ऐसे में आप ये ट्राई कीजिए कि आप जब ऐसे एक रीड कर लेंगे तो आपको पता तो चल जाएगा कि आपको अपने ऐसे को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इसके अलावा उस ऐसे में जो कोट्स यूज़ की जाती हैं, आप ट्राई कीजिए कि वो कोट्स को आप अलग से अपने नोट्स में लिख लीजिए। और लास्ट ईयर्स के पेपर की हेल्प लीजिए। आप देखिए कि पिछले 5 ईयर्स में या पिछले 10 ईयर्स में जितने भी एसेज आए हैं, आप वो सारे एसेज की हेडिंग नोट डाउन कीजिए और एक एक करके वो सारे एसेज कवर कीजिए। हम ये देख रहे हैं अभी कुछ साल से कि जो एसेज आते हैं वो पिछले एसेज जो आए हुए हैं वो ही रहते हैं, बस हेडिंग चेंज रहती है। जैसे साहित्य और समाज, हिंदी लिटरेचर, इस टाइप के एसेज ऐसे हैं कि यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपने पहले से नहीं पढ़े हैं, वो ऐसे पढ़ रखे हैं, या पहले से आपको पता नहीं है कि आपको अपना ऐसे किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो आपको ये बहुत डिफ़िकल्टी जाएगी। इसलिए जो इस टाइप के एसेज हैं जिसमें साहित्य, समाज, अनुशासन, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर, तो उनको आप तैयार कीजिए। मैंने अरिहंत की बुक को फॉलो किया था, अरिहंत निबंधमाला, उसमें अप्रॉक्स 500 एसेज दिए हैं। तो मैं रोज़ एक ऐसे पढ़ा करती थी और ये मेरी हैबिट में ही आ चुका था। और पेपर 5 की बात करें यदि हम, तो वो भी बहुत वास्ट है। उसमें भी आप देखते हैं अलंकार, अलंकार बहुत डिटेल में दिया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो वोकैबलरी है वो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन्स जो है, ये आप अपनी हैबिट में लाइए। मॉर्निंग में ऐसे मैं करा करती थी डेली, और रात में सोने के 2 घंटे पहले मैं अपना पेपर 5 की प्रिपरेशन करती थी। और प्री क्लियर होने के बाद जो 3 महीने का टाइम मिलता है, मैं ये डेली किया करती थी। एक भी दिन मेरा स्किप नहीं होता था कि मैं हिंदी स्किप करूं, तो हिंदी तो आपको इंक्लूड करना ही है। इसके अलावा हिस्ट्री के जो न्यू सिलेबस है उसमें आपको यूनिट वाइज अच्छी से डिटेल में दिया हुआ है। जैसे यूनिट 1 की हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो आप मैं फिर वही कहना चाहूँगी, आप जब पढ़ रहे हैं तो अपने सिलेबस की एक सॉफ्ट कॉपी निकालिए, जो भी आपका स्टडी टेबल है उसमें वो सॉफ्ट कॉपी को स्टिक कर दीजिए कि वो मिसप्लेस ना हो जाए। मैंने डेफिनेटली खुद अपने नोट्स में, अपने स्टडी टेबल में वो स्टिक किया हुआ है। प्री के टाइम वो प्री का सिलेबस हुआ करता था, और मेंस के टाइम वो सिलेबस मैं रिप्लेस करके मेंस के सिलेबस से करती थी।
तो आप देखेंगे कि उसमें 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो आप उसके हर डायमेंशंस कवर कीजिए। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, ये सारे डायमेंशंस आप कवर कीजिए। मैंने इस चीज़ के लिए अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाए थे। इसके अलावा आप लूसेंट से हेल्प ले सकते हैं। लूसेंट में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल है। आप नेट में सर्च कीजिए हैंड रिटेन नोट्स, बहुत सारे आपको अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। आप वो क्वेश्चंस प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, उनके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ी थी। और आप घटना चक्र एक मैगज़ीन आती है, आप उसको रेफ़र कीजिए। उसमें 2019 में आई गेस मार्च और फेब में हिस्ट्री की एक स्पेशल पैकेज आया था। तो आज टिल नाउ अगर मैं हिस्ट्री पढ़ती थी तो वो घटना चक्र का उस टाइम वाला एडिशन मैं उसको ज़रूर अपने साथ रखती थी और उसी से गो थ्रू करती थी। आप अपने सोर्सेज बार बार मत बदलिए। एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं आप ये ट्राई कीजिए कि पहले आप श्योर हो जाइए कि उस चीज़ में हर डायमेंशन कवर किया गया है, और उस बुकलेट को हमेशा अपने साथ रखिए, मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और आप उसको रीड ज़रूर कीजिए। जितनी बार आप अपने सोर्सेज बदलते हैं उतनी बार एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो आप जो एक सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसका रिविज़न मल्टीपल टाइम्स कीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 2 में काफ़ी डिटेल में है, वैदिक पीरियड का है, अर्ली एंड लेटर। उसमें भी आपकी यही डायमेंशंस आपको कवर करने हैं, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस। तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कीजिए, चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएंगी। आप इंस्टीट्यूट भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से बहुत अच्छी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, मगर अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, आप किसी रिमोट एरिया में हैं, रूरल एरिया में हैं, तो ऐसे में तो इंटरनेट आपके हैंड में है सारी चीज़ें, बस आपको यूज़ करना है उसको। फिर मुग़ल एरा है, दिल्ली सल्तनत है, तो ये सारी चीज़ें आप कवर कीजिए। clearias.com एक स्टैंडर्ड साइट है, वहाँ से देखिए, iasbaba.com। इसके अलावा मैंने YouTube का एक चैनल है स्टडी 91, जो नितिन गुप्ता सर है वो चैनल, तो उनकी हैंड रिटन नोट की वीडियोस डली हुई है। वो हिंदी मीडियम में है डेफिनेटली, बट आई गेस 180 या 108 समथिंग वीडियोस हैं। तो अगर आप लंबे समय तक चीज़ें याद रखना चाह रहे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी फ्रूटफुल थी वो वीडियोस। वो हिंदी में है, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत हेल्पफुल है, बट इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वो हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश में वो फैक्ट चेंज तो हो नहीं जाएगा, सेम फैक्ट ही रहना है, आप उसको अपने तरीके से कन्वर्ट करके नोट कर सकते हैं। पेपर 1 का पार्ट बी ज्योग्राफी का पेपर है। ज्योग्राफी में आपको एमपी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। हर नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, डैम्स जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो पीक्स कहाँ की हाईएस्ट पीक्स है, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो आप स्टार्ट जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं तो पहले अपने स्टेट के इर्द गिर्द रह के पूरा डायमेंशंस कवर कीजिए। स्टेट की पीक्स, माउंटेन रेंजेस, रॉक सिस्टम, सॉइल सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। ज्योग्राफी में आप जो भी फॉरेस्ट कवर कर सकते हैं तो पहले आप अपने स्टेट का कवर कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इंडियन ज्योग्राफी में आइए। सेम आपको यही अप्रोच अपनाना है। इंडियन ज्योग्राफी जो है वो 5 to 6 फिजियोलॉजिकल पार्ट्स में डिवाइडेड है। माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला, डेजर्ट एंड आइलैंड्स। तो आपको पहले ये एक एक करके सारी चीज़ें कवर करनी है। जब आप माउंटेन्स पढ़ रहे हैं तो उस फिजियोलॉजिकल डिवीजन में माउंटेन्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ का फॉरेस्ट कैसा है, वहाँ कौन सी रिवर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी अवेलेबल हैं, किस टाइप के ट्राइब्स वहाँ पे निवास करते हैं। आप एक चीज़ जब पढ़ रहे हैं तो उसके आजू बाजू 360 डायमेंशन में आपको देखना है, जो भी चीज़ें आप कवर कर सकें वो आप कवर कीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर आप माउंटेन्स पढ़ रहे हैं तो यू आर गोइंग थ्रू ओनली माउंटेन्स। आप देखिए कि आप और उस जगह के बारे में क्या पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उसमें करना है, जैसे कि
प्लेन्स आप पढ़ रहे हैं तो प्लेन्स में आप अच्छी से पढ़िए, कितने डिविजन्स हैं, भाबर, तराई, भांगर, ये सब चीज़ें आप देखिए, कौन से स्टेट्स में है वो। पेनिनसुला में भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स की जितनी भी पीक्स हैं वो सब आपको कवर करनी है। आपका जब एमपी और इंडियन ज्योग्राफी अच्छी से कंप्लीट हो जाए, आप पहले तो इसके लिए अगर सोर्सेज की हम बात करें तो एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, आपको उसी को ब्रश अप करना है। आप लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं, लूसेंट में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोस हैं और इंटरनेट में भी आपको बहुत स्टैंडर्ड साइट्स हैं कुछ, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फिर आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने जो कुछ वीडियोस प्रेफर की थी वो यूट्यूब वीडियोस थी। सुदर्शन गुर्जर उनका चैनल है सर का, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। वो पूरा मैप के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। पहले आप कॉन्टिनेंट वाइज कवर कीजिए, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की आपको हॉलिस्टिक अप्रोच से पढ़ना है और हर चीज़ को कवर करना है। जैसा हमने एमपी और इंडियन ज्योग्राफी में किया है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ऐसा करना है कि यदि आप साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं तो वहाँ की आपको माउंटेन रेंजेस पता होनी चाहिए, वहाँ की रिवर्स पता होनी चाहिए, वहाँ पे डेजर्ट के कौन कौन से हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी हैं। आप हो सके तो जो साउथ अमेरिका का मैप है वो आप 5-6 मैप्स प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और मैप में ही आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। हम देखते हैं कि एटलस रिफ़र करने को बोला जाता है ये प्रिपरेशंस के दौरान, मगर एटलस में बहुत सारी अनवांटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी दी रहती है जो आपके एग्ज़ाम में एक शॉर्ट पीरियड में उतनी यूज़फुल नहीं रहती है। तो इस कारण आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको सिलेबस में दी हुई हैं आप उसमें कवर अप करते जाइए। ऐसे ही आप जितने भी बचे हुए कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, आपको एशिया में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एशिया हम खुद एशिया में हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, वहाँ पे कौन सी फेमस रिवर्स हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप ये अप्रोच अपना सकते हैं और कोशिश कीजिए कि ज्योग्राफी के पेपर में आप जितने मैप्स बना सकते हैं उतने मैप्स बनाइए। आपको अगर एक 3 मार्कर आंसर भी लिखने को आ रहा है तो आप बिल्कुल मिनी एमपी का मैप भी उसमें डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। आपको कोई भी साइट पूछी गई है तो आप छोटा सा एमपी का मैप बना के वहाँ पे हाईलाइट करके बता सकते हैं कि वो एरिया इस साइड है। ऐसे इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप में तो आपको खैर उतनी नीड नहीं पड़ेगी, बट करेंट्स जैसे हॉट स्ट्रीम्स, कोल्ड स्ट्रीम्स होती है, अगर आपको 11 मार्कर में वो क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली वर्ल्ड मैप भी इंक्लूड कीजिए अपने आंसर्स में। वैल्यू एडिशन का काम करते हैं मैप्स, तो आप उसको डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। यदि हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है और सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो पॉलिटी में प्रीवियस जो सिलेबस था और जो अभी न्यू सिलेबस है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यूनिट 5 ऐड हुआ है। तो पॉलिटी में भी आपका अप्रोच वही होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर उठाइए, टॉपर्स के नोट देखिए और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए। मैंने जो एक यूट्यूब चैनल है, अपनी पूरी पॉलिटी की जितनी भी प्रिपरेशन थी मैंने वो यूट्यूब चैनल से ही रेफ़र की थी। स्टडी लवर वीर तालियन सर के लेक्चर्स हैं, आई गेस वो भी 150 अबव आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो रेफ़र कीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जो स्टैंडर्ड बुक हम पॉलिटी की बोलते हैं वो लक्ष्मीकांत है, बट लक्ष्मीकांत में भी वही है कि अगर आप स्टेट सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है आपको उसी के ओवरऑल डायमेंशंस कवर करने हैं। तो अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की हार्ड कॉपी है तो इट्स वेल एंड गुड, आपको सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है तो आप वो डाउनलोड कीजिए, उसको रेफ़र कीजिए। और अगर मेरा खुद की बात मैं करूं तो मैंने तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। आप अपने शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस वक्त आप किसी बुक से नहीं पढ़ सकते। उस वक्त आपको शॉर्ट चीज़ें, आपके जो क्रिस्प नोट्स हैं आपको वो गो थ्रू करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग इस एग्ज़ाम में। तो आप कोशिश कीजिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए जो आपको फास्ट रीडिंग, फास्ट रिविज़न,
मल्टीपल रिविजन्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। पेपर 3 की यदि हम बात करें तो उसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में आपके जो स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं वो तो वही सब हैं जो आप ऑलरेडी अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ के आए हैं। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आप पढ़ के आए हैं आपको उसी को ब्रश अप करना है। आप एनसीईआरटी की बुक रेफ़र कीजिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए। मैंने भी एनसीईआरटी की ही रेफ़र की थी। कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब की जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट में तो आपको और जो आपको अगर अपने मटेरियल, अपने कंटेंट को और एक्सपैंड करना है तो आप इंटरनेट की हेल्प से अपने खुद के नोट्स में वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बायो की बात करें अगर तो वो भी मैंने यूट्यूब से ही अपना पूरा यूट्यूब क्लासेस से ही कवर किया था। विन IAS आप चैनल गो थ्रू कीजिए, उसमें अजुल बंसल सर की क्लासेस हैं। उन्होंने बायो बहुत अच्छी से कवर करवाया है। इस एक स्पोर्ट्स उन्होंने बहुत अच्छा कवर करवाया है जो आपको प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स हैं, एक एक स्पोर्ट्स की उन्होंने ओवरऑल डायमेंशंस कवर किए हैं, तो आप वो गो थ्रू कीजिए। इसके अलावा बायो में जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जिस लेवल की पढ़ाई आपको करनी है, जैसे आप एनसीईआरटी जो 9th 10th की है सिर्फ उतना ही नहीं लिख सकते। ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम है तो आपको अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आप वो अजुल बंसल सर हैं, विन IAS यूट्यूब चैनल, आप वो गो थ्रू कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा यूनिट 4 जो है वो कंप्यूटर्स का है। ICT में जो आप पढ़ के आए हैं प्रीलिम्स के टाइम पे, आपको उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। कंप्यूटर्स की जनरेशन, कंप्यूटर के पार्ट्स, इनपुट आउटपुट, तो ये सारी चीज़ें आपके हैंड रिटन नोट्स, वेदर हैंड रिटन फॉलो कीजिए या अगर आपको शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो आप किसी भी एक प्रॉपर बुक को, मार्केट में अवेलेबल रहती हैं बहुत सारी बुक्स, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। यूनिट 5 आपका मैथमेटिक्स है। जो मैथ्स आप स्कूल टाइम पढ़ के आए हैं, अगेन आपको वही मैथ्स को ब्रश अप करना है चीज़ें। और आपके सिलेबस में यूनिट 1 से यूनिट 5 तक तो आप, अगर आपने अपनी स्कूल एजुकेशन सीरियसली की है तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा आगे भी। ये बात हमने की यूनिट 1 से लेके 5 पेपर 3। अब यूनिट 6 to 10 जो है वो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस से रिलेटेड है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट रिलेटेड एंड ज्योग्राफी की है लास्ट यूनिट। तो इसके लिए भी आपका वही अप्रोच है, जो आप पढ़ के आए हैं आपको वही ब्रशअप करना है। मैंने इसके लिए निर्माण IAS का बुकलेट रेफ़र किया था। उसमें आपको पर्टिकुलर एक 8th 9th यूनिट की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक ना यूज़ करना चाहें तो इंटरनेट में भी आप, इंटरनेट से की हेल्प से आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हैं। यूनिट 6 में 10 इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि विन IAS एक यूट्यूब चैनल है, विन IAS, उसमें अजुल बंसल सर की क्लासेस हैं, उसमें उन्होंने इंस्टीट्यूट्स को भी कवर किया है। तो आप डेफिनेटली वो एक बार गो थ्रू कीजिए। बहुत बल्क में आपको डेफिनेटली डेटा मिल जाएगा, बट आपको पढ़ना वही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो आप वो वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं। मैंने भी वो वीडियोस रेफ़र की थी और अपने हैंड रिटन नोट्स उन वीडियोस की हेल्प से बनाए थे। उसमें मैंने और चीज़ें ऐड अप, जहाँ से किसी भी रिसोर्स से मुझे कोई चीज़ मिलती थी तो मैं उसमें ऐड कर लेती थी। इसके बाद आपका आता है पेपर 4, जो कि एथिक्स का पेपर है। एथिक्स का पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। तो इसमें भी आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक छोटा पेपर है, फिलोसफिकल रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है एथिक्स के पेपर का वो फिलोसफिकल थिंकर्स हैं। हर थिंकर की आई गेस 15 to 12 कुछ थिंकर्स हैं, तो हर थिंकर की एक अपनी आइडियोलॉजी है, एक अलग फ़िलॉसफी है। उनकी वर्डिंग्स सबकी डिफरेंट है, बट जो फाइनल जो उनका एम है बोलने का, जो फाइनल गोल है, वो ऑलमोस्ट सबका एक ही होता है। तो अगर आप ये चीज़ें पाइल अप कर रहे हैं कि एंड टाइम पे आप इसको कवर करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी एग्ज़ाम टाइम पे।
तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे 12 से 15 फिलोसफिकल थिंकर्स हैं, तो आप रोज़ एक थिंकर पढ़िए। एक दिन में भी आप एक थिंकर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली आपको एक थिंकर को डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, आपको वो सारी याद रखनी है। तो फिलोसफिकल थिंकर्स आप ऐसे डेली उसका रिविजन करके आप कोशिश कीजिए समझने की वो एक्चुअल में कह क्या रहा है, रैदर देन आप किसी चीज़ को रट रहे हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसमें अपने आप को डाल दीजिए कम्प्लीटली कि वो फिलोसफिकल थिंकर बोल क्या रहा है। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहेगा कि आप उसको अच्छी से पढ़ रहे हैं और अपने अंदर उनकी कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो आप असिमिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो वो आपके लिए आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए भी मैंने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स अपने बनाए थे, जितने भी फिलोसफिकल थिंकर्स हैं। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। जब आपको कोई इस बारे में समझाता है किसी फिलोसफिकल थिंकर की, तो वो आप डेफिनेटली थोड़ा जल्दी सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू उस चीज़ को एक बार रीड करने से। तो आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट एप्टीट्यूड एटीट्यूड है, तो आप यूनिट वाइज यूनिट डायमेंशंस कवर कीजिए। करप्शन 4th यूनिट है। 5th यूनिट में आपको केस स्टडीज़ है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प लीजिए। टॉपर्स की जो आंसर शीट्स रहती हैं वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनकी शीट्स डेफिनेटली रिलीज़ की जाती है, तो आप वो उनके नोट्स देखिए कि वो किस टाइप से लिखते हैं, उनका आंसर प्रेजेंटेशन कैसा होता है। वो चीज़ें आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। ये पूरी प्रिपरेशन जो मेंस की है, इसके दौरान टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम ये देखते हैं कि एक सब्जेक्ट को लेके आप बहुत टाइम दे देते हैं, बहुत आपका टाइम जाता है उसमें। इसके कारण होता क्या है कि आप जितने भी आपके 6 पेपर्स हैं आप वो कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक ही पेपर को लेके बैठ जाएंगे, आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी चीज़ में। मैं बार एक चीज़ बोलूँगी कि जितना सिलेबस में है आप उसके आजू बाजू ही अपनी प्रिपरेशन, उसके 360 डिग्री अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मेरा अगर रूटीन की बात की जाए या टाइम टेबल की, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था किसी भी टाइम टेबल का, बट मैं कोशिश करती थी कि एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट्स तो अपने इंक्लूड करूँ ही। और ये 2 सब्जेक्ट एक्सक्लूड कर रहे हैं हिंदी, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी तो आपको इंक्लूड करना ही है। मॉर्निंग का टाइम मैं ऐसे में देती थी अपना, और जो नाइट का था वो पेपर 5 में देती थी। बाकी इसके अलावा 2 यूनिट्स पैरेलली चला सकते हैं। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं अगर फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में आप ये कोशिश कीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आप पूरे वीक आप ये नहीं कर सकते कि आज आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा है, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि थ्रू आउट द वीक आप वही 2 सब्जेक्ट्स चलाइए, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें अगर आप हिस्ट्री आज कुछ और पढ़ रहे हैं तो वो आपकी क्रोनोलॉजी टूट जाएगी। आप ये कोशिश कीजिए कि जिस टाइम फ्रेम में आप पढ़ रहे हैं कि पहले आईवीसी, फिर वैदिक, फिर महाजनपद एरा, फिर दिल्ली सल्तनत, आगे जाके जो बीच में और डायनेस्टीज़ हैं, आप एक टाइम फ्रेम के विदिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा फिर नेक्स्ट वीक मैं पॉलिटी के साथ सोशोलॉजी चला लेती थी कभी कभी। और पेपर 3 जो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है, वो आप कोशिश कीजिए जब आप वो पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप मल्टीपल यूनिट्स को मिक्सअप मत कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि आप यूनिट वाइज यूनिट कवर करिए अपना पेपर 3। यदि आप कोई बड़ा सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, तो उसके साथ आप एक यूनिट लीजिए पेपर 3 की। आप पहले पूरा फिजिक्स कवर कीजिए, पूरा केमिस्ट्री कवर कीजिए, पूरा बायो कवर कीजिए। आप मल्टीपल यूनिट्स मत चलाइए पेपर 3 के, एक यूनिट आप कवर कीजिए। इसके अलावा जो इथिक्स का पेपर है वो जैसा कि मैंने कहा आपको डेली पढ़ना ही है। उसको भी एक ऐसा अप्रोच है कि आपको समझ के पढ़ना है, वो आप रट के नहीं लिख सकते पेपर 3 में। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको बहुत बल्क सिलेबस है उसको कवर करना है। तो आप अपना एक टाइम प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए, प्रॉपर रूटीन में आप रहिए। जो आपका रूटीन है आप उससे चीट मत कीजिए। बी लॉयल टू योर सेल्फ,
इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बट मैं रहती जबलपुर में थी, मेरी सेल्फ स्टडीज़ ही है सारी, बट डेफिनेटली जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं आपकी इस प्रिपरेशन में, वेदर वो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट हो, मेंस के मॉक टेस्ट हो या इंटरव्यू के मॉक टेस्ट हो। मॉक टेस्ट इज़ लाइक कि आप किसी भी ग्राउंड में खेलने जाने से पहले एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले से आप मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिए। प्रीलिम्स के लिए मैंने विन IAS की मॉक सीरीज़ रहती है और मैंने महात्मा गांधी की भी 1-2 बार सीरीज़ ज़रूर अपनाई थी। बात वही है कि आप महावीर के टेस्ट लगाइए या किसी भी इंस्टीट्यूट के लगाइए, आपको करना अपने ही साइड से एफर्ट्स है तो वो आप डेफिनेटली कीजिए। आप जब प्री की मॉक सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपकी एक हैबिट आ जाती है कि सर्कल्स फिल करते टाइम आपकी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हम ये देखते हैं कि पीयर प्रेशर में आपका पैनिक में आप गड़बड़ी काफ़ी कर देते हैं, कोई सर्कल कहीं हो जाता है ऊपर नीचे, तो वो आपकी एक हैबिट मेंटेन हो जाती है सर्कल फिल करने की। तो मॉक टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप ऑफलाइन जाइए या ऑनलाइन जाइए, कोशिश कीजिए कि प्री के लिए भी कीजिए। और मेंस के लिए भी बहुत बहुत क्रूशियल है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि 3 घंटे में आपको 2 पेपर करने हैं। और जैसे मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो इंजीनियरिंग में जैसे कि आप सभी इंजीनियरिंग छात्र और छात्राएं, आपको पता होगा कि आपको बहुत बल्क ऑफ असाइनमेंट्स पेपर, तो ऑलरेडी आपकी एक हैबिट रहती है कि आप बहुत फास्ट लिखते हैं, बट ये इंजीनियरिंग से 10 टाइम्स मोर डिफ़िकल्ट है। आपको और अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि 3 आवर्स में आपको 2 पेपर कंप्लीट करने हैं और हर पेपर की अलग डिफरेंट पूरी एक प्रॉपर उनका पैटर्न है। तो आप सीरीज़ जो रहेंगी वो आपको आपकी हैबिट में लाएंगी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। अगर 3 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे में आपका फर्स्ट पेपर हो ही जाना चाहिए। आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि मैं ये वाला पेपर 2 घंटे में कर लूँगा और जो नेक्स्ट पेपर है वो मैं 1 घंटे में कर लूँगा, तो आपकी जितना भी आपने सोचा है वो पूरा आपका मेस्ड अप हो जाएगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने विन IAS की सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो मैं अपने आप के लिए लॉयल रहती थी कि अगर मुझे 3 घंटे बोला है तो मैं वो 3 घंटे में ही 1.5 घंटे का डिवीज़न करके अपना पेपर कंप्लीट करूँगी। और पेपर के दौरान हम देखते हैं कि सोचने में और चीज़ें रिवाइज करने में हम बहुत टाइम ले लेते हैं, जिससे लिखने में भी ऑफ कोर्स थोड़ा डिले हो जाता है। तो इसके लिए मेरा अप्रोच ये होता था कि मैं पहले 11 मार्कर्स करती थी, फिर उसके बाद मैं 3 मार्कर्स अटैम्प्ट करती थी और जो 6 मार्कर्स हैं मैं उनको एंड में करती थी अटैम्प्ट। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, विद इन द टाइम फ्रेम कीजिए, और जो 1.5 घंटे का सेपरेशन है वो आप स्ट्रिक्टली उसमें स्टिक रहिए कि आप 1.5 घंटे को 1 आवर 35 मिनट्स भी एक्सीड ना कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मेंस का पेपर, ये हमारा पूरा अप्रोच मेंस के पेपर के लिए था, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल। अब मेंस के पेपर के बाद आपका जो 3rd राउंड होता है वो इंटरव्यू होता है, जो 175 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट नॉलेज और आप कितने ब्रिलियंट हैं या आपका किस टाइप का नॉलेज है, आप क्या पढ़ के आए हैं, क्योंकि उसका टेस्ट ऑलरेडी आपका प्री और मेंस में हो चुका है। इंटरव्यू इज़ अबाउट आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप इथिकली कैसा सोच रहे हैं, आप मॉरली कैसा सोच रहे हैं। सिविल सर्विसेज जो आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। आप समाज को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं, डिप्राइव्ड क्लास को लेके क्या व्यूज़ हैं। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर कर रहे हैं तो आपका विज़न क्या है। तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, आप इथिकली मॉरली आप समझ पा रहे हैं चीज़ें, अपनी बात कन्वे कर पा रहे हैं, सामने वाले की बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। इंटरव्यू में हम देखते हैं कि प्रेशर बहुत रहता है स्टूडेंट्स को, और इंटरव्यू में यही चेक किया जाता है कि यदि आपको किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो आप उससे घबरा के कमिंग क्वेश्चंस जो आपको बनते हैं उसमें भी आप थोड़ा गलत ऊपर नीचे परफॉर्म कर जाते हैं। तो प्रेशर हैंडलिंग आपका चेक किया जाता है इंटरव्यूज़ के टाइम। आपको कोई फैक्ट नहीं बन रहा है जो आप ऑलरेडी मेंस में पढ़ के आए हैं,
तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंस क्लियर करके आए हैं, तो आपका नॉलेज तो चेक हो चुका है। आपको वो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, आपको ये सीखना है। हम ये देखते हैं कि मेंस क्लियर होने के बाद एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होना, एक थोड़ा सा विचलित होना मन, तो आप ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपको हॉबीज़ इंक्लूड की गई है। आप इंटरव्यू के लिए स्पेशली कोई हॉबी को फैब्रिकेट मत कीजिए। जो चीज़ आप कर रहे हैं, आप पहले से वो आपके प्रैक्टिस में है, वो आपकी सच में हॉबी है, आप वो ही लिखिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को फैब्रिकेट कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई बहुत ऐसी हॉबी लिख दे रहे हैं जिससे आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, या आपने बस ऐसे ही लिख दी है वो हॉबी, तो जो पैनल है वो डेफिनेटली डिटेक्ट कर लेगा। क्योंकि 50 प्लस जो मेंबर्स हैं वो उनको बहुत एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का, तो उनको विद इन सेकेंड वो आपको डिटेक्ट कर लेंगे कि आपकी हॉबी फैब्रिकेट है। हॉबीज़ आप जो कर रहे हैं वो करिए, वेदर इट इज़ डायरी राइटिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, आपकी जो भी हॉबी है वो आप इसलिए सिर्फ इंटरव्यू के लिए मत कीजिए। आप ये चीज़ ये आप अपने खुद के लिए करिए, क्योंकि ये जो पूरी प्रिपरेशन है, अगर कोई एक चीज़ आपको फ्रेशन अप करती है, कोई चीज़ आपको किसी चीज़ में हैप्पीनेस, आपका जो प्रेशर है, बर्डन है, उसको थोड़ा एक रिलैक्सिंग मूड आपको जो प्रोवाइड करती है, वो आपकी हॉबी है। तो आप डेफिनेटली डेली डेडिकेटेड टाइम दीजिए। आपको घंटों देने की ज़रूरत नहीं है, आप 15-20 मिनट, आधा घंटा भी दे रहे हैं तो वो मोर देन सफिशेंट है, बट वो लिटरली आपकी हॉबी होनी चाहिए। और इंटरव्यूज़ का भी मैं वही कहूँगी, आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, क्योंकि आपकी बोलने की जो एक हैबिट, आपके प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं, आपका जेस्चर कैसा है, आप एक रूम में जब घुसते हैं तभी, जब आप रूम में एंटर करते हैं तभी आपका ये डिसाइड हो जाता है कि वो ये देख लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, यू आर अबाउट व्हाट, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ इसलिए ज़रूरी हैं। आपको ग्रीट करना मॉक इंटरव्यूज़ में बताया जाता है, आपका जेस्चर, आपकी वॉइस की पिच कैसी है, आपको ये बताई जाती है। जैसे मेरे खुद के साथ एक ये ड्रॉबैक था कि बीइंग अ सिख, मेरी थोड़ी कमांडिंग वॉइस, थोड़ी लाउड वॉइस थी, तो मुझे ये चीज़ बताई जाती थी कि ये अच्छी है, प्रॉपर है, बट वहाँ जो मेम्बर्स होते हैं वो 55 प्लस हैं, तो वो थोड़ा सा उनको प्लीजिंग, थोड़ा सा उनको इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन ना होने लगे, तो आप वो थोड़ा सा अपना मेंटेन कीजिए। आपका ग्रीटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू आपका एंड हो गया है, आप जा किस तरीके से रहे हैं, किस तरह से ग्रीट करके जा रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है तो आप सॉरी बोल रहे हैं, और वो कुछ फैक्ट सामने से आपको बता रहे हैं तो आप डेफिनेटली उनको थैंक यू कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आपके फिंगर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके आई मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में नोटिस की जाती हैं। तो आप मॉक इंटरव्यूज़ भी डेफिनेटली दीजिए। मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आयोग इंदौर में है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहीं इंदौर में ही इंटरव्यू होना था मेरा। तो इंटरव्यू के 15-20 दिन पहले मैं इंदौर शिफ्ट हो गई थी। तो उस दौरान मैंने जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप जाइए। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स जहाँ मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था उनमें से है उत्कर्ष अकेडमी में दिया था मैंने, विन IAS में दिया था मैंने, क्योंकि महात्मा गांधी की भी सीरीज़ मैंने एक आध बार लगाई थी, तो वहाँ पे भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ही इंटरव्यू प्रोवाइड किया गया था। तो आप दीजिए, और वहाँ आपको हर प्रकार की, हर इंस्टीट्यूट में आपके अकॉर्डिंग आपको वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो आप डेफिनेटली मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए। और मॉक इंटरव्यूज़ में भी जैसे कि हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स, आपको अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि कल क्या हुआ, कल कौन आया था आपके स्टेट में, अभी क्या चल रहा है। जैसे मेरे टाइम पे UCC एक बर्निंग इशू था, मणिपुर वायलेंस एक बहुत बर्निंग इशू था। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, जो भी करंट अफेयर्स, AI रिलेटेड, AI का एरा है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप को अवेयर रखिए। इसमें YouTube में एक चैनल है स्टडी IQ IAS, उसमें अंकित अग्रवाल सर हैं, उनकी मैंने वीडियोस में प्रॉपर डेली देखती थी।
उनका 15 to 20 मिनट्स का वो 1-2 वीडियोस जो भी करंट इशू बर्निंग इशू रहता था उस पर वो वीडियो तुरंत उनकी अपलोड होती थी। और इलेक्शन का टाइम भी था तो इलेक्शन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने एक हैबिट मेंटेन कीजिए कि करंट अफेयर से तो आपको डेली ही रहना ही है अवेयर। G20 एक उस टाइम चल रहा था, मेरे इंटरव्यू के 2-4 दिन बाद ही शायद G20 थी समिट। तो आपका इंटरव्यू जिस भी दौरान है उसके 6 महीने पहले या अपकमिंग जो इवेंट्स हैं आपको उसमें आपको मतलब उसके 360 डायमेंशन में आपको सब पता होना चाहिए। ओवरऑल आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इंटरव्यू का अप्रोच आपका यही होना चाहिए। इसके अलावा ये जो पूरी जर्नी है, अगर आप UPSC बोल लें या MPPSC बोल लें, इसमें ये देखा जाता है एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया इज़ अ क्वेश्चन मार्क वेदर टू यूज़ इट और नॉट यूज़ इट। हम देखते हैं बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि बोला जाता है कि हम सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और आइसोलेट कर लेना है अपने आप को, बहुत पार्टीज़ का वो आपको एक पार्ट नहीं बनना है, बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं आप, आपकी सोशल लाइफ कुछ नहीं रह गई है। तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे सेल में यूट्यूब भी है, मेरे सेल में इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है। बात ये रहती है कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। किसी चीज़ को आप वरदान बना रहे हैं या अभिशाप बना रहे हैं या आप ही के हाथ में है। मैंने इंस्टाग्राम का जो यूज़ किया वो अपने फेवर में किया। जो भी पेजेस मैं लाइक करती थी वो जीके के पेजेस होते थे, करंट अफेयर्स के पेजेस होते थे, अनअकैडमी के पेजेस हैं, बहुत सारे मेरे होम टाउन से रिलेटेड कुछ पेजेस हैं, स्टेट से रिलेटेड। तो आप ऐसी चीज़ें फॉलो कीजिए, ऐसी चीज़ें कनेक्ट कीजिए जो आपके लिए यूज़फुल रहे। मैं जब स्क्रॉल करती थी तो मुझे डेफिनेटली मेरा वैल्यू एडिशन ही हुआ करता था, मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिलती थी। हाँ, आप ये कर सकते हैं, चिंताजनक सोशल मीडिया तब हो जाता है जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और वो 10-15 मिनट एक्सीड करके 1 घंटा हो रहा है। तो ये चीज़ फिर आपके लिए बहुत आपके फेवर में नहीं है कि आपके 10-15 मिनट 1 घंटा हो जाए। क्योंकि अगर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले पेजेस ऐड कर भी रहे हैं और आप 1 घंटा सिर्फ वही स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसी के थ्रू अपना पेपर नहीं निकाल सकते। आप YouTube का यूज़ कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया है, पेजेस बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ पेजेस हैं आज तो हम देखते हैं, तो आप उनको रेफ़र कीजिए। अपना समय जितना हो सके आप ये सोच के चलिए कि आपको जो आप जिस पाथ पे चल रहे हैं उसके एम तक जाना है, उसके लास्ट डेस्टिनेशन तक जाना है, आपको बीच में ही नहीं रुकना है। आइसोलेट करने की बात की जाती है कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना। हाँ, आप बहुत फ्रीक्वेंट पार्टीज़ का पार्ट मत बनिए, बहुत फ्रीक्वेंट इवेंट्स का पार्ट मत बनिए, मगर आइसोलेट करना इज़ नॉट सोल्यूशन। क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप एंड में आपको जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको समाज के लिए ही वर्क करना है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आसपास देखिए क्या चल रहा है, आप बात कीजिए, आप लोगों से मिलिए, उनके विचारों का आदान प्रदान कीजिए, आपका जो सोचने का नज़रिया है वो ब्रॉड होगा। तो आइसोलेट करना इज़ नॉट अ सल्यूशन। हाँ, आपको लिमिट करनी पड़ेंगी चीज़ें, मगर आप देखिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन कीजिए, डिप्राइव्ड सेक्शन की प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, और विमेन की सिचुएशन देखिए, इतने इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं और कितने होने चाहिए। आप इतनी सारी स्कीम्स इस दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान आप बहुत सारी सोशल स्कीम्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल स्कीम्स पढ़ते हैं, हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स पढ़ते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि जो समाज है उसमें से एक आधा सेक्शन ऐसा है कि जिन्हें वो स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है। जो डिप्राइव्ड क्लास है उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन रिलेटेड ऐसी स्कीम्स हैं, LPG रिलेटेड स्कीम्स हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड स्कीम्स हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप किसी एक समाज में डिप्राइव्ड सेक्शन से या किसी से भी बात कर रहे हैं जिसको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए जो आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ आप उन तक पहुंचाइए।
आपके घर से ही शुरुआत हो जाती है। आप देखते हैं कि आपके घर में जो एक माली आता है, आपके घर में जो एक मेड है, आप उनसे पूछिए कि क्या आपको पता है कि आपके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आप अपने घर से ही जब चीज़ें स्टार्ट करेंगे तभी आप अपने जो आपका सर्कल है उसको एक्सपैंड कर सकेंगे। आगे जाके ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप इस सर्विस ये सारी चीज़ें सिर्फ इस सिविल सर्विसेज या इस एग्ज़ाम के लिए मत कीजिए, आप इसलिए भी कीजिए क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपका जो मोटिव ऑफ लाइफ है, आप जिस लिए आए हैं इस धरती में, आपकी बहुत सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको फुलफ़िल कीजिए, एक अच्छे व्यक्ति बनिए, तो ये चीज़ें आपको आगे जाके अपने आप हेल्पफुल ही रहेंगी। दैट्स ऑल। इसके अलावा जो ये पूरी प्रिपरेशन थी, इस दौरान फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है क्योंकि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं है। तो पूरा इस सिलेबस, इस प्रिपरेशन को लेके जो भी R&D करना था, जो भी रिसर्च करनी थी कि हाँ मुझे किस तरीके से पढ़ना है, होम टाउन में ही रह के पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें मैं जब एक्सप्लोर करती थी, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट करते थे मुझे। एक MNC को छोड़ के, एक बहुत अच्छे पैकेज को छोड़ के आप जब सिविल सर्विसेज में आते हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। बट आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली ने मुझे हर एक स्टेप में मुझे सपोर्ट किया। मेरी एल्डर सिस्टर जो ऑलरेडी एक MNC में काम करके आई थी, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती थी। पूरी बुकलेट्स खरीदनी, टेस्ट सीरीज़, किसी भी प्रकार का स्टडी रिलेटेड मटेरियल, तो मैं उनके साथ जाया करती थी। वो मुझे हर चीज़ में, हर एक स्टेप में उन्होंने सपोर्ट किया है। एग्ज़ाम 6 डेज़ का होता है, बट 3 महीने की आपको प्रिपरेशन मिलती है। मुझे याद है मेरी मम्मी उन 3 महीने में हाउस होल्ड वर्क से एकदम मुझे, मतलब घर से बहुत फैसिलिटीज़ थी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। ऑल्दो मैं जाया करती थी करने, बट मुझे वो बोलती थी आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। उनको पता था कि टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। तो फैमिली सपोर्ट इज़ मस्ट। जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको ये कहूँगी कि आप अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली दे विल अचीव व्हाट दे वांट टू, और ड्रीम बिग एंड अचीव इट। आपकी जो सक्सेस है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपका प्रयास कितना है। आपकी सफलता का जो कद है वो आपकी प्रयास पर डिपेंड करता है। तो आप डेफिनेटली अपने साथ लॉयल रहिए, जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं उस टाइम टेबल पे स्टिक रहिए, अपने आप से चीट मत कीजिए। कोचिंग्स इंस्टीट्यूट आप जा रहे हैं तो बेटर है, नहीं जा रहे हैं तो ये कोई हर्डल नहीं है आपकी प्रिपरेशंस में। जस्ट लॉयल टू योर सेल्फ। हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। आप सारी चीज़ें एक बार में पढ़ के नहीं याद रख सकते, इसके लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए हैं। तो आप उसको, आपको भले ही 10 टाइम्स 20 टाइम्स गो थ्रू करना पड़े, आप रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट सीरीज़ दीजिए, लिखने की अपनी प्रैक्टिस। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो ऑलरेडी आपकी लिखने की एक प्रैक्टिस, एक लिखने की कंटिन्यूटी, स्पीड मेंटेन हो जाती है। तो प्रेफर कीजिए कि आप हैंड रिटन क्रिस्प नोट्स बना रहे हैं। दैट्स ऑल। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 8 जनवरी से, तो मैं 23, 22 और जो प्रीलिम्स 24 आने वाला है, मैं सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। आप अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए कि आप एक दिन रात पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप थोड़ा सा गैप ले रहे हैं कि कल तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आप मिनी स्टेप्स भी लेंगे तो आपको आपकी डेस्टिनेशन, आपका जो ड्रीम, आपका गोल है वो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। आधे घंटे पढ़िए भले ही। ऐसा बोला जाता है कि क्या इस प्रिपरेशन में 18 घंटे पढ़ना है दिन भर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पढ़िए, 4-5 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, मगर आप डेली पढ़िए। आप किसी भी दिन गैप मत दीजिए। बी लॉयल टू योर सेल्फ, बी लॉयल टू योर पेरेंट्स। जब आप किसी अच्छी पोस्ट में सिलेक्टेड हो जाएंगे तो वो आपका हार्ड वर्क पे करेगा। वो आपके पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट है, आपके समाज के लिए एक प्राउड मोमेंट है, ह्यूमन सारे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं सब के लिए प्राउड मोमेंट है। रिसोर्सेज का एक क्विक हम रिकॉल कर लेते हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट में आपको बहुत सारी साइट्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं। क्लियर IAS है,
और भी सिविल सर्विसेज रिलेटेड साइट्स हैं तो आप वो रेफ़र कीजिए। अगर यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं तो आप जो प्रॉपर लेक्चर्स देख सकते हैं, वो कुछ साइट है स्टडी IQ IAS, आप उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड जो न्यूज़ है वो देखिए। विन IAS का चैनल है, उसमें हर सब्जेक्ट की डिफरेंट वीडियोस डली हुई हैं तो आप वो वीडियोस देखिए प्रॉपर। उसमें स्पोर्ट्स की, जैसा कि मैंने बोला, स्पोर्ट्स की वीडियोस हैं, बायो की वीडियोस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं उनकी वीडियोस है बाय अजुल बंसल सर। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वो मिल जाएगी ईजिली। इसके अलावा अगर आप हिंदी के लिए कुछ रेफ़र करना चाहते हैं तो महावीर पब्लिकेशन की बुक है हिंदी की, वो रेफ़र कीजिए आप। लूसेंट की बुक हिंदी की बहुत अच्छी है, सामान्य हिंदी, वो रेफ़र कीजिए। ऐसे के लिए आप अरिहंत की निबंध माला है, वो देख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं बट जो मैंने रेफ़र किए हैं मैं अभी आपको वो रिकॉल कर रही हूँ। हिंदी के लिए आप अगर वीडियोस देखना चाहें तो स्टडी 91 नितिन सर की वीडियोस हैं, वो काफ़ी पुरानी, शायद 7-8 साल पुरानी वीडियोस हैं, उनके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप वो गो थ्रू कीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और बाकी रक्षा अकेडमी चैनल, कुछ चैनल्स हैं जो स्टैंडर्ड चैनल्स हैं, आप वो देख सकते हैं। महात्मा गांधी का चैनल, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट इंदौर है, आप वहाँ का चैनल देखिए। तो ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप बुकलेट्स रेफ़र करना चाहें तो मार्केट में बहुत वाइड रेंज ऑफ बुक्स हैं। जो मैंने रेफ़र की थी वो निर्माण IAS का बुकलेट था बाय संजय गुप्ता सर, तो आप वो देखिए। मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैं एक ये इंस्टीट्यूट छूट गया, मैं निर्माण IAS में भी मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था, तो आप उसका कंटेंट देखिए बुक का। आपको हर यूनिट की डेडिकेटेड बुक मिलेगी। हर पेपर 1 है जैसे, तो उसमें 5 यूनिट्स हैं तो आपको पर्टिकुलर यूनिट की बुक मिलेगी। तो अगर आपको बहुत डिटेल में, आपके बिल्कुल आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बाकी जो भी आप मॉडल टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, उनके मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं लास्ट में, आंसर कीज़। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपने सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लिए, यहाँ तक आपकी ड्यूटी नहीं है। आपको जो मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप देखिए कि आपने कौन से पॉइंट्स मिस किए हैं। आपके चेक होने के बाद जब कॉपी आपके इन हैंड होती है तो आप देखिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी। प्रॉपर वो इंस्टीट्यूट की सीरीज़ लगाइए जहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, प्रॉपर मेंशन है कि आपने जो आपका राइटिंग वे है वो रॉन्ग है, इंक्लूड फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, इस टाइप के जो आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, आप उस टाइप की किसी भी इंस्टीट्यूट की सीरीज़ लगा सकते हैं। तो आप अपना खुद का पेपर एनालाइज कीजिए, जो टॉपर्स के नोट्स जो भी पब्लिश किए जाते हैं वो आप देखिए, और मॉडल आंसर्स तो आपको देखने ही हैं। इसके अलावा लूसेंट की आप ऑब्जेक्टिव्स की, जिसमें MCQs आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो आप लूसेंट रेफ़र कर सकते हैं। महावीर की बुक है, महावीर पब्लिकेशंस की, उसमें मैप्स की एक अलग बुक रिलीज़ हुई है, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स की डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी पब्लिश किया, तो आप वो भी देखिए। महावीर की बुक जो MP की है उसमें तो आपके MP के सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। एट दी एंड आप कितनी भी बुक्स डिफरेंट रेफ़र कर लीजिए, करना सब आपने ही है, तो आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आप अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, बहुत सारी फेलियर्स आएंगी, मगर अगर आप श्योर हैं अपने गोल को लेके तो वो फेलियर्स आपको रोक नहीं सकती हैं। फेलियर्स इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, तो आप फेलियर से बिल्कुल मत घबराइए। आपकी फेलियर आपको ये बताती है कि हाँ आप कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको आपका गोल मिल ही जाएगा। आप कंटिन्यूटी रखिए, कोशिश कीजिए कि जो आपका सराउंडिंग है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। इस प्रकार की कोई भी वाइब्स जो आपको डीमोटिवेट, जो आपको क्रिटिसाइज कर रही है, तो आप अपने आप को कुछ टाइम के लिए उनसे डीअटैच कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, आपको हर वे में वो मोटिवेट करे। अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से कनेक्टेड रहिए, आइसोलेट मत रहिए, बात कीजिए। फील गुड हार्मोन्स आपके जब होंगे तो आप ऑलरेडी अच्छा पढ़ेंगे, अपनी हर चीज़ में आप
अच्छा आप अपने दे सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, स्टडी हार्ड एंड रॉक द फ्लोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग DKT न्यूज़ एंड थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। नमस्ते।